नमस्कार मेरी YouTube फैमिली। आज हम लोग सुनते हैं एक नई कहानी। गीतिका बेटा, तुम्हारी माँ को दवाई देने का वक्त हो गया है। दवाई दी या नहीं? हाँ मम्मी जी, अभी देती हूँ। अरे बेटा, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि घर के काम थोड़ी देर बाद कर लिया करो। पहले समधन जी का ख्याल रखना जरूरी है। जैसे ही सविता जी ने अपनी बहू गीतिका को आवाज दी, वो जल्दी से कमरे में आ गई और पलंग पर सोई हुई माँ को उसने हाथ का सहारा लगाकर उठाया और अपनी गोदी में उनका सिर रखकर फिर उनका मुंह खोला और उन्हें दवाई दी। उसके बाद रोज की तरह माँ से बात करने लगी। गीतिका बोली, पता है माँ, आज साहिल सुबह ऑफिस के लिए घर से जल्दी निकल गए। किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग थी उनकी। मुझे कहकर गए थे कि गीतू, आज मेरी तरफ से माँ से माफ़ी मांग लेना। आज उनसे बिना बात किए हुए ही जा रहा हूँ। माँ, मुझे तो समझ ही नहीं आता है, लोग कैसे अपनी बेटी को कोख में ही मार देते हैं। अपने अंश को अपने से अलग करना कितना कठिन होता होगा ना। अब तुम सोच रही हो ना, ये गीतू आज ऐसी बात क्यों कर रही है। माँ, पड़ोस में जो शर्मा आंटी है ना, अरे वही, उनकी बेटी अमन की शादी पिछले साल हुई थी। उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और जब उन्होंने बच्चे का लिंग परीक्षण करवाया तो बेटी होने पर उसे गर्भ में मारने का फैसला ले लिया। और आज पता चला कि शर्मा आंटी ने बहू का गर्भपात कराया था। माँ, एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। आज तक मैं सुनती आई हूँ, लेकिन अब तो अपनी को आंखों से देख भी रही हूँ। सच में माँ, मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किए थे जो तुमने इतनी मुश्किलों के बाद भी मुझे पैदा किया, वरना मेरे जैसी अभागन को तो पिता ने कोख में ही मार दिया होता। मैं लड़की थी, इसलिए ही तो पैदा होते ही मुझे तेरे साथ अकेले ही सफ़र में छोड़ दिया था। ये तो माँ तू ही थी जिसने मुझे इस समाज से लड़कर भी अच्छी परवरिश दी। माँ, मैंने कभी पिता को नहीं देखा, लेकिन तुम्हें मैंने माँ और पिता दोनों का प्यार महसूस किया। मेरे लिए तो तू ही मेरी ज़िंदगी है माँ। एक तू ही तो है जो मेरी हर बात को बिना कहे समझ जाती है। तो आज मैं कैसे तेरे मन की पीड़ा को नहीं समझूंगी माँ। तेरा और मेरा रिश्ता तो उसी दिन जुड़ गया था जब मैं तेरी कोख में आई थी। और तो फिर तो बता, कैसे मैं जीवन के इस मोड़ पर तुझे अकेला छोड़ दूँ जब तुझे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। माँ, मैं तो तेरी परछाई हूँ और परछाई तो कभी साथ नहीं छोड़ती है ना। वो तो जीवन भर साथ निभाएगी। जहाँ तू जाएगी मैं तेरे साथ हो जाऊंगी माँ। तो क्या हुआ, आज तो कुछ बोल नहीं सकती है मैं। तेरे बिना बोले भी तेरे मन को पढ़ सकती हूँ, जैसे बचपन में तो समझ जाती थी। गीतिका के आंखों में आंसू थे। दूसरी तरफ पलंग पर एक बेजान शरीर के लिए लेटी हुई आभा जो भी कुछ कहना चाहती थी, मानो कह रही हो कि तुम्हें जन्म देने का मेरा फैसला कभी गलत हो ही नहीं सकता था। आखिर कैसे मार देती मैं तुम्हें कोख में। मेरा अपना अंश थी तुम, मेरा प्यार, मेरा समर्पण, और उन सबसे भी बड़ा मुझे पूर्ण करने वाली तुम ही तो थी। गीतिका सोच रही थी कि काश सब पहले की तरह ठीक हो जाए। एक बार फिर से वो अपनी माँ की आवाज़ सुन पाए, फिर से उनकी गोदी में सिर रखकर सुकून भरी नींद ले पाए। लेकिन पता नहीं कब वो दिन आएगा। पूरे 3 साल हो गए आबा जी को कोमा में गए हुए। उस भयानक एक्सीडेंट से आबा जी बच तो गई, लेकिन सिर्फ उनका शरीर ही बचा था, वो भी एक बेजान लाश की तरह। उन्हें संभालने वाला कोई नहीं था, बिल्कुल अकेली थी वो। और गीतिका भी रोज़ रोज़ उनसे मिलने नहीं जा सकती थी। बहुत परेशान थी कि वो किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। पिता को तो उसने कभी देखा ही नहीं था। ये तो उसकी माँ आभा जी का त्याग और समर्पण था जो उसे साहिल जैसा पति और सविता जी जैसे सुलझी हुई सास मिली थी। गीतिका की परेशानी को सविता जी ने भाप लिया था और उन्हें गीतिका की परेशानी को समझते हुए उसे आभा जी को अपने साथ ही रखने के लिए कहा। एक बार तो गीतिका को विश्वास नहीं हुआ कि एक सास कैसे इतनी नरम दिल हो सकती है जो बहू की माँ को अपने घर में रखने को तैयार हो जाए। किंतु जब उन्होंने सविता जी के मुंह से ये बात सुनी कि बेटा, माँ और बेटी का रिश्ता क्या होता है, मैं भी अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। आखिर मैं भी तो एक बेटी हूँ। आज सास बन गई हूँ, लेकिन माँ बेटे के रिश्ते की अहमियत को नहीं भूली हूँ।
जीवन दायिनी के लिए अगर कुछ करने का मौका मिला तो उससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। तुम्हारा रिश्ता हमसे पहले आभा जी से है, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। आज तुम्हारा ये अस्तित्व आभा जी की वजह से ही तो है। ये तुम्हारा हक है और तुम अपना फ़र्ज़ निभाओ। मैं और साहिल तुम्हें कैसे रोक सकते हैं। बहू बन जाने का मतलब ये नहीं है कि अब माँ के लिए तुम उनकी बेटी नहीं हो। एक बेटी की भी तो अपनी भावनाएं होती हैं। हम तुम्हारी इस भावनाओं का सम्मान करते हैं। अपनी सास के मुंह से ये सुनकर गीतिका के मन में उनके लिए आदर और भी बढ़ गया था। सविता जी और साहिल ने इन 3 सालों में कभी गीतिका को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि आभा जी उनके लिए कोई मुसीबत है, बल्कि साहिल तो दामाद ना बनकर एक बेटे की तरह ही उनकी देखभाल करता था। उन दोनों के साथ की वजह से ही तो आज भी गीतिका अपना फ़र्ज़ निभा रही थी। लोग बेटों के लिए तरसते हैं लेकिन भूल जाते हैं बेटा और बेटी दोनों उनका ही अंश होते हैं। अगर भावना दिल से जुड़ी होगी तो दोनों ही अपना फ़र्ज़ निभाएंगे और अगर मन नहीं होगा तो दोनों ही मुंह फेर लेंगे। गीतिका ने बचपन से अपने साथ माँ को खड़े पाया था तो आज वो कैसे उनसे मुंह फेर सकती थी। आज भी उसके मन में एक आशा है कि एक दिन माँ फिर से पहले की तरह उससे बात करेगी। और ये सविता जी की समझ से तो ये संभव हो पाया था कि गीतिका एक बेटी और बहू दोनों का फ़र्ज़ बखूबी निभा रही थी। आज तक मैं जो परछाई बनकर हर कदम पर उसका साथ देती आई थी, उसके हर दुख और तकलीफ़ से हुई पीड़ा को अपनी ममता से कम करने का प्रयत्न कर रही थी। आज उस माँ की बेटी अपनी माँ की परछाई बनकर कर्तव्य निभा रही है। सच्ची तो कहते हैं माँ जीने का अधिकार दे मुझे, देखना हर फ़र्ज़ अपना मैं निभाऊंगी। तेरी परछाई बनकर हमेशा तेरे साथ खड़ी हो जाऊंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं हाथ तेरा, बुढ़ापे की लाठी बन जाऊंगी। लड़का ही नहीं होता सब कुछ, ये सबक सबको सिखाऊंगी। हर मुसीबत में तेरी मैं मेरी हम सफ़र बन जाऊंगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।